चलो, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो आपका ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन अपन ने कैसा देखा, उसका ट्रांसपोर्टेशन अपन ने देखा फ्रॉम टॉप टू द बेस। जैसे कोलियोप्टाइल में देखा ना कि सबसे ऊपर जो कोलियोप्टाइल टिप होता है, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। कोलियोप्टाइल का जो टिप होता है, वो कोलियोप्टाइल का टिप क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और उसको नीचे की तरफ भेजता है। ऐसे ही पढ़ा अपन ने। मतलब एक तो दिमाग में बात फिट हो गई कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टॉप टिश्यू। टॉप टिश्यू कौन सा होता है? जो यंग मेरिस्टम होता है ना, जो सबसे ऊपर वाले जो टिश्यू होते हैं वो अभी अभी डेवलप हुए हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो यंग टिश्यू है आपके। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है शूट अपाइकल मेरिस्टम। शूट अपाइकल मेरिस्टम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टम जो है ये आपका प्रोड्यूस करता है इंडोल एसिटिक एसिड। अगर ऑप्शन में यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट एंड मेरिस्टम लिखा है तो आंसर शूट अपाइकल मेरिस्टम लिखना, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। तो जो भी यंग टिश्यू है, जैसे यंग लीव्स है, डेवलपिंग फ्रूट्स है, सीड्स है, मेरिस्टम है, ठीक है, ये आपका क्या करता है, इंडोल एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है या ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। अब मुझे एक बात बताओ सिर्फ कि ऑक्सीजन को इसके पहले कहीं पे पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या रे? सर शूट अपाइकल मेरिस्टम पढ़ रहे थे जब। कहाँ पे? शूट अपाइकल मेरिस्टम पढ़ रहे थे हम। प्लांट डेवलपमेंट में पढ़ा था, हाँ हाँ सर। है ना? और उसमें अपन ने ये बोला था कि जब 4 सेल स्टेज होता है तो उस केस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम बेसल टू द अपाइकल, और उसके बाद में फिर जो आपका ग्लोबुलर स्टेज होता है या इसके बाद वाला जो भी स्टेज है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है हमेशा 4 सेल, मतलब इनिशियली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है ये बेसल टू दी अपाइकल होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। बट उसके बाद में थ्रूआउट दी लाइन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपका कहां से कहां पे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, बराबर। इसको अपन ने बोला था हाइपोफाइसिस, याद आ रहा है? हाँ सर। और ये हाइपोफाइसिस जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रूट के रूट डेवलपमेंट, क्योंकि सभी ऑक्सीजन जो है ये एक्यूमुलेट होता है ये हाइपोफाइसिस रीजन में, और ऑक्सीजन पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करता है और वो जीन होता है रूट रिलेटेड, इसलिए अपन ने क्या बोला था, हाइपोफाइसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट डेवलपमेंट। तो एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपको याद में आ गया कि ऑक्सीजन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट डेवलपमेंट। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, याद रहेगा ये? हाँ सर। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडाथोड रीजन ऑफ ल्यूस। तो ये जो आपका रीजन होता है इसको बोला जाता है हाइडाथोड्स। यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गटेशन के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गटेशन के लिए। अब गटेशन क्या होता है,
जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग आप अगर लीव्स के ब्लेड रीजन पे, ब्लेड रीजन मतलब कौन सा रीजन रे, जो मार्जिन होता है ना ये वाला, इसको बोला जाता है ब्लेड रीजन। ठीक है, ये लीव्स का क्या है, ब्लेड रीजन। तो ब्लेड रीजन के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? दिखते। तो उसको बोला जाता है गटेशन। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो ये क्या है आपका गटेशन है। तो जो जिस रीजन के ऊपर आपको ये ऑयल ड्रॉपलेट दिखते हैं तो इसको बोला जाता है ब्लेड रीजन। और जहां से, सॉरी, वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ, जहां से ये वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलता है वो रीजन होता है आपका हाइडाथोड रीजन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो सेल रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइडाथोड सेल। ठीक है क्या? तो ये हाइडाथोड सेल जो होते हैं ये भी किसका प्रोडक्शन करते हैं, ये आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो हाइडाथोड सेल जो है ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के बाद में ये आपका इस डायरेक्शन से प्लांट की तरफ भेजा जाता है। तो ये हाइडाथोड उसको प्रोड्यूस कर रहा है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? चलो यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, तो बायो सिंथेसिस जो है ऑक्सीजन का, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के हिसाब से। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो सेंटेंस भी इसके ऊपर ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो बायोसिंथेसिस जो है आपका ये 4 पाथवे से सिंथेसिस होता है। एक इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे, दूसरा इंडोल एसिटोनाइट्राइल पाथवे, तीसरा इंडोल पायरुविक एसिड पाथवे, और तीसरा है आपका ट्रिप्टामिन पाथवे। ठीक है, अब देखो इंडोल 3 एसिटिक एसिड पाथवे जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड पाथवे जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे और मोस्ट कॉमन पाथवे। ठीक है,
तो इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे ये मोस्ट कॉमन पाथवे है, तो इसको आईएमपी करो क्योंकि ये सभी प्लांट्स में पाया जाता है। और जिस प्लांट में इंडोल पायरुविक एसिड पाथवे म्यूटेट हो गया, मतलब वो उस पाथवे से ऑक्सीजन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर में होता है ट्रिप्टामीन पाथवे। ठीक है क्या यहां तक? तो 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है आपका कौन सा? इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे। उसके बाद अगर ये म्यूटेट है, तो ये म्यूटेट है तो आपका कौन सा पाथवे आ जाएगा? ट्रिप्टामिन। ट्रिप्टामिन पाथवे। बट आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, जैसे मैंने बोला कि जिसके पास इंडोल 3 पायरुविक एसिड है उसके पास में ट्रिप्टामिन पाथवे नहीं रहेगा, और जिसके पास में ट्रिप्टामिन है उसके पास में इंडोल पायरुविक एसिड पाथवे नहीं रहेगा, बराबर। बट आपके पास एक एक्सेप्शन है टोमेटो का, जिसके पास ये दोनों पाथवे होता है। ठीक है क्या यहां तक? हाँ। तो टोमेटो जो है इसके पास आपको ये दोनों पाथवे मिलेगा, इंडोल पायरुविक एसिड एंड इंडोल पायरुविक एसिड एंड ट्रिप्टामिन पाथवे। ठीक है, ये दोनों पाथवे टोमेटो के पास में होते हैं। अदरवाइज जो प्लांट के पास में इंडोल पायरुविक एसिड है उसके पास ट्रिप्टामिन नहीं होता, और जिसके पास ट्रिप्टामिन है उसके पास आईपीए नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे। तो ये आ गया 2 नंबर पे, सॉरी इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे। एक मिनट, ये आपका 3rd नंबर पे आ गया इंडोल 3 एसिटानाइट्रिल पाथवे। इंडोल 3 एसिटानाइट्राइल पाथवे जो है ये 3 ही टाइप के फैमिली में पाया जाता है। एक होता है मस्टर्ड फैमिली, उसके बाद में दूसरा होता है ग्रास फैमिली, और तीसरा होता है बनाना फैमिली। तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। ब्रेसिकेसी जो मस्टर्ड फैमिली है, पिस्सी जो ग्रास फैमिली है, और मुसेसी जो आपका बनाना फैमिली। ठीक है, तो बनाना फैमिली, ग्रास फैमिली, मस्टर्ड फैमिली। ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया इंडोल एसिटो नाइट्राइल पाथवे। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे। और इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया में? जो प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, और प्लांट को इन्फेक्शन करने के बाद में पर्टिकुलर डिसीज डेवलप करते हैं। उस बैक्टीरिया में आपका ऑक्सीजन जो है इसके सिंथेसिस के लिए जीन होता है। ठीक है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट चारों पाथवे क्लियर हो गए क्या? अपने को इसमें क्या क्या याद रखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इंडोल 3 पायरुविक एसिड
जो सब में होता है। अगर जिसमें नहीं है उन्होंने क्या किया, बाईपास ढूंढ लिया, उनके पास में जो एक एंजाइम है वो म्यूटेट हो गया था, तो उन्होंने बाईपास ढूंढ लिया, कौन सा, ट्रिप्टामिन वाला। अब ये जिसमें आईपी है उसमें टीएम नहीं रहेगा, जिसमें टीएम है उसमें आईपीए नहीं रहेगा, बराबर। बट एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, टोमेटो, जिसमें ये दोनों होते हैं, बराबर। उसके बाद में थर्ड अपन ने पढ़ा इंडोल एसीटोनाइट्राइल पाथवे, और ये आपका 3 फैमिली में होता है, बनाना, मस्टर्ड एंड ग्रास, ठीक है। और फर्स्ट जो है इंडोल 3 एसिटामाइड, ये आपका बैक्टीरिया में होता है, और इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में ऑक्सिन बायोसिंथेसिस पाथवे कौन सा होता है, तो इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे। चलो ये सबको क्लियर हो गया है कि ये 4 पॉइंट। हाँ सर। अब देखो, सबसे पहला पाथवे अपन देखते हैं, इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन जो है, यहाँ से अपन सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिप्टोफैन के ऊपर एंजाइम ऐड करेगा ट्रांस अमीनेज। ट्रांस अमीनेज का मतलब होता है अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना। जब भी अपन ट्रांस अमीनेशन करते हैं, मतलब अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ऊपर कीटो ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया कीटो ग्रुप, ठीक है। ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक। अपन ने ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखा था, इंडोल रिंग लो, उसके साथ में एलेनिन को अटैच कर दो, और एलेनिन का जब अपन अमीनो ग्रुप निकालेंगे तो एलेनिन कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, ये सबको पता है, बराबर। तो एलेनिन जो है इसका कन्वर्शन पायरुवेट में हो जाएगा, तो इंडोल रिंग के साथ में भी पायरुवेट अटैच हो गया, तो बन गया इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ठीक है यहां तक। हाँ सर। उसके बाद में इंडोल 3 पायरुविक एसिड जो इसके ऊपर एंजाइम ऐड करेगा डी कार्बोक्साइलेज, और डी कार्बोक्साइलेज का काम होता है CO2 को निकालना। CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास में ये जो कीटो ग्रुप है, इट इज कन्वर्ट टू अल्डेहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड के ऊपर डिहाइड्रोजनेज काम करेगा, तो ये आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। मतलब IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है कि यहां तक। यहां तक ठीक है। पाथवे आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ उसके नाम याद रखने हैं, अपन सिर्फ पढ़ रहे कि ये कैसे बन रहा है। तो ये ट्रिप्टोफैन से बन गया। ट्रिप्टोफैन जो है इसका कन्वर्शन इंडोल 3 एसिटोअल्डोक्साइन में होगा, और इंडोल 3 एसिटोअल्डोक्साइन जो है इसका कन्वर्शन होगा इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में, जो इसका इंटरमीडिएट होता है, इसलिए अपन इसको इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे बोलते हैं। इसके ऊपर नाइट्रिलेज एंजाइम अगर एक्ट करता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, ठीक है। थर्ड पाथवे ट्रिप्टोफैन जो है, ये अगर आपको इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमीनेज। बट अगर ये म्यूटेट हो गया तो प्लांट क्या करेगा, दूसरा पाथवे डेवलप कर ले प्लांट ने, ट्रिप्टोफैन डीकार्बोक्साइलेज एंजाइम इसके ऊपर अगर एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्टामीन में। ट्रिप्टामीन के ऊपर ऑक्सीडेज एंजाइम अगर एक्ट करता है तो इट इज कन्वर्ट टू एसिटिल्डेहाइड, एंड देन एसिटिल्डेहाइड इज कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड। तो ये 3 पाथवे हो गए प्लांट के। सिर्फ एक ही पाथवे है जो बैक्टीरिया में होता है, और इसको बोला जाता है इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज, ठीक है क्या यहां तक। यहां तक है क्या? चलो ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। यस सर।
ये पाथवे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था? चारों पाथवे कहाँ से स्टार्ट किए? प्लांट हो या बैक्टीरिया, कहाँ से स्टार्ट किए? कहाँ से? ट्रिप्टोम ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है। अगर ट्रिप्टोफैन दोगे तो इंडोल एसिटिक एसिड बनेगा। अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो इंडोल एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। तो ट्रिप्टोफैन बनाने का पाथवे भी प्लांट के पास में होना चाहिए। बट अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन पाथवे आपका इनहिबिट है, या ट्रिप्टोफैन पाथवे जो है ये म्यूटेट हो गया है, तो उस केस में फिर प्लांट ऑक्सिन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो प्लांट के पास में ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये अपना ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपके पास में अगर ट्रिप्टोफैन नहीं भी है तो भी हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे है, ये स्टार्ट करेंगे कहां से? ट्रिप्टोफैन का जो प्रिकर्सर है उससे। तो सबसे पहले कोरिज्मेट जो होता है, ये कोरिज्मेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा आपका एंथ्रेनिलेट सिंथेज। एंथ्रेनिलेट सिंथेज इसको एंथ्रेनिलेट में कन्वर्ट करेगा। एंथ्रेनिलेट 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनिलेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका 1-कार्बोक्सी फिनिल अमीनो डिऑक्सी राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनेगा। और सबसे लास्ट में आपका बनेगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो आपको याद क्या रखना है कि कोरिज्मेट जो है इससे आप इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना रहे हो। इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा, जो इसको कन्वर्ट कर देता है इंडोल में। इंडोल जो है ये आपका सीरीन के साथ में अगर अटैच होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा इट इज कन्वर्ट टू ट्रिप्टोफैन। बट हमारे पास में जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे जो है ये आपका इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड इंडोल रिंग, इससे ही आपका ये बनता है। ठीक है, तो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर इंडोल जो है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंडोल 3 एसिटो नाइट्राइल एंड इंडोल 3 पायरुविक एसिड। ठीक है, और उसके बाद ये अगर आपके इंटरमीडिएट बन गए तो इससे फिर अपन क्या बना सकते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है कि यहां तक? अब देखो ये पाथवे में आपको याद क्या रखना है। एक तो ये कंफर्म हो गया आपको कि जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, मतलब ऑक्सिन जो है, इसका बायोसिंथेसिस आपको ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे से अगर करना है तो ट्रिप्टोफैन के पहले जो इंटरमीडिएट्स है उससे आपको इसका सिंथेसिस करना है। तो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है इट इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटोनाइट्राइल एंड इंडोल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो 3 पाथवे हमने पढ़े थे, एक इंडोल एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे और ट्रिप्टामिन पाथवे। इसको अपन ने क्या बोला था? टैम पाथवे, है ना? तो ये आपका ट्रिप्टामिन पाथवे। इसमें से ये तीनों पाथवे जो है ये ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, बट जो 2 पाथवे हैं
ये हम पढ़ते किसमें, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट। ठीक है क्या यहां तक अभी? इतना याद रहेगा? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन जो है, इसको आपको अगर स्टोर करना है तो आप उसको कोवेलेंटली बाउंड फॉर्म में स्टोर कर सकते। कोवेलेंटली बाउंड फॉर्म का मतलब क्या, कि जो भी आपके ऑक्सिन्स होते हैं इनको आप एक तो अमीनो एसिड या फिर शुगर के साथ में क्या करते हो, अटैच कर देते हो। तो इतना मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो वो आपको हैंड रिटन वाला जो दिया था नोट्स, उसमें ये डायरेक्ट लिखा होगा, इंडोल एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेशन अपन करते ग्लूकोज के साथ में या फिर मायोइनोसिटॉल के साथ में, ठीक है, और अस्पार्टेट के साथ में। तो ये 3 कॉन्जुगेट आपको बनाने हैं, और अस्पार्टेट, मायोइनोसिटॉल एंड ग्लूकोज, ये तीनों के साथ में ये कोवेलेंटली बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका मोनोमेरिक यूनिट के साथ में अगर आप इसको अटैच करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम रहेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ में भी ये आपका अटैच हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो 7 to 50 ग्लूकोज यूनिट का जो पॉलीमर है उसके साथ में भी ये आपका अटैच होता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड ग्लूकन फॉर्म जो आपका 7 to 50 ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर होता है, इसके साथ में ये कॉन्जुगेट फॉर्म करेगा, या फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसके साथ में ये आपका कॉन्जुगेट फॉर्म कर सकता है। ठीक है क्या, यहां तक ठीक है? तो इंडोल एसिटिक एसिड कॉन्जुगेट फॉर्म करता है किसके साथ में, ग्लूकोज, इनोसिटॉल, उसके बाद में अस्पार्टेट, ठीक है, या फिर ग्लूकन और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फॉर्म या कोवेलेंटली बाउंड फॉर्म जो है ये हाईली स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पोलर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन में। ठीक है, कभी भी अगर आपको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है पोलर। पोलर का मतलब क्या रहे, कि अगर ये अपाइकल रीजन है, ये बेसल रीजन है, तो अपाइकल टू बेसल साइड में या बेसल टू अपाइकल साइड में भेज रहे हो तो अपन क्या बोलते हैं, कोई भी एक ही डायरेक्शन में आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसको बोला था इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी पोलैरिटी है, ये लेफ्ट टू राइट ही डिफ्यूज होता है। जैसे अपना जो रिवर होता है ना, वो कोई भी एक ही डायरेक्शन में माइग्रेट करता है। ऐसा नहीं होता कि साउथ से आपका नॉर्थ की तरफ रिवर आपका माइग्रेट कर रहा है और उसके बाद में कभी कभी आपको ऐसा भी दिखता है दूसरे दिन कि वो अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है। ऐसा होता नहीं है ना। तो उसको क्या बोलते हो कि रिवर को भी पोलैरिटी होती है। तो अपना जो आप ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्टेशन को भी पोलैरिटी होता है, ये हमेशा आपका अपाइकल टू द बेसल एक्सिस की तरफ ही माइग्रेट करता है, तो इसको बोला जाता है पोलैरिटी। ठीक है, तो हमेशा आपका जो
ऑक्सिन है ये अपाइकल टू द बेसल एंड की तरफ ही डिफ्यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सिन का सिंथेसिस ही कौन कर रहा है? शूट अपाइकल मेरिस्टम या यंग टिश्यू, जो कहां पे रहेंगे? सबसे टॉप में, मतलब अपाइकल रीजन में रहेंगे। ठीक है कि यहां तक? अरे ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। तो ये आपका अपाइकल रीजन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि डेवलपिंग फ्रूट है, यंग लीव्स है, या डेवलपिंग सीड है, शूट अपाइकल मेरिस्टम है। तो यहाँ से आपका ये प्लांट के जो ये टिश्यू है ये क्या कर रहे हैं? आपके ऑक्सिन का सिंथेसिस करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सिन ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें दो मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको समझ में आता है, जब आपको ट्रांसपोर्टेशन टुवर्ड्स द ग्रेडियंट करना है, मतलब थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन में करना है, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहां पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। और जहां पे आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे आपको फिर क्या करना होता है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ये वाला है आपका कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सिन का और ये न्यूट्रल है, तो इसका अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आप पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। पोलर अगर होगा तो चैनल रखना पड़ेगा, अगर ये नॉन पोलर होगा तो चैनल रखने की जरूरत नहीं है। ये आपका नॉन पोलर है तो सिंपल डिफ्यूजन करेगा, जिसको अपन सिंपल पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर ये आपका पोलर है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर रखना पड़ेगा। तो पोलर अगर है ये, तो आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए चैनल रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। उसके बाद दूसरा कंडीशन कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ करना है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन आपको लो टू हाई करना है, मतलब इस डायरेक्शन में करना है, तो यहाँ पे फिर आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो एनर्जी हम दो फॉर्म में यूज करते हैं, एक डायरेक्ट एनर्जी एटीपी और लाइट, तो उसको बोला था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सेकेंडरी एनर्जी यूज करते हो जैसे हमारा आयन का ग्रेडियंट, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। याद आ गया सब? ये याद आ गया क्या? हाँ सर। उसके बाद देखो ऑक्सिन जो है ये सिंथेसिस कर रहा है सबसे ऊपर वाला सेल, बराबर। जहां पे समझ में नहीं आता पूछ लेना। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो सेल है ये ऑक्सिन का सिंथेसिस कर रहा है। चलो ऑक्सिन का सिंथेसिस कर लिया। सभी के सभी ऑक्सिन्स क्या होते हैं कि जैसे ये ऊपर वाला सेल है और ये इसके नीचे वाला सेल है। ठीक है, ये सेल वॉल जो है इसमें कंटिन्यूटी होता है, उसको बोला जाता है एपोप्लास्टिक स्पेस। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी ऑक्सिन आपने सिंथेसिस करके रखा है वो सारा ऑक्सिन जो है नीचे की तरफ एक्युमुलेट हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे आपका सेटल डाउन होने के बाद में क्या होता है कि नीचे की तरफ हमने कुछ चैनल प्रोटीन्स को रखा है जो ऑक्सिन के ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसको अपन ऑक्स
इफ्लक्स कैरियर बोलते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। तो ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर जो होते हैं उनका काम क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सिन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसमें ऑक्सिन जो है ये आ जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर आ गया। तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से थ्रू दी ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा कि इसको आपको नीचे में जो सेल रहेगा उसके अंदर भेजना है। नीचे के सेल में अगर भेजना है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। बट सभी के सभी ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर जो है इसको अपन ने रखा है नीचे की तरफ। तो अब क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। अब अगर आप बात करते हैं ये वाले सेल की जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, वहां पे भी ऑक्सिन जो है ये पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करके रखा है आपने, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑक्सिन पहले से होगा। तो जैसे आपको इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ऑक्सिन को आपको अंदर अगर भेजना है तो यहाँ पे अपन दूसरा ट्रांसपोर्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ट्रांसपोर्टर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा ट्रांसपोर्टर यूज करेंगे जो आपके अदर आयन को भी ऑक्सिन के साथ में ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसकी आपको जरूरत क्या क्यों है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें ऊपर वाला सेल अपना ऑक्सिन क्या कर रहा है, नीचे वाले सेल में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। बट जो पाथवे है ये पाथवे थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे है, देखो आपका जो ऑक्सिन है ये सेल के अंदर में होता है इंडोल 3 एसीटेट फॉर्म में, ठीक है, इंडोल 3 एसीटेट फॉर्म में। इंडोल 3 एसीटेट फॉर्म मतलब क्या रे, ये आपका इंडोल रिंग, उसके बाद में ये आपका एसीटेट फॉर्म। अगर हम यहाँ पे CH3COOH लिखते तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड फॉर्म, और ये हो गया आपका एसीटेट फॉर्म। समझ में आया क्या। अब मुझे एक बात बताओ कि एसीटेट फॉर्म एसिटिक एसिड में कब कन्वर्ट होगा और एसिटिक एसिड फॉर्म एसीटेट में कब कन्वर्ट होगा। जब हाँ ठीक है बोलो। अरे बताओ ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा तो एसिटिक एसिड फॉर्म बनेगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन, प्लस H+ है ना। तो अपन बोलेंगे कि जब H+ बाहर निकलेगा तब एसीटेट बनेगा, और जब H+ आपका अटैच होगा तब एसिटिक एसिड बनेगा। बट H+ बाहर कब